एवरीवन वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग झारखंड सरकार के द्वारा क्लास 10th के लिए जो प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसे हम लोग देखेंगे, जो कि सब्जेक्ट है गणित। इसमें जो टोटल समय दिया है 1 घंटा 30 मिनट्स का दिया है और जो टोटल प्रश्न होगा वो 40 प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। चलिए हम लोग इसका प्रश्न को देखते हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका जो सही उत्तर क्या होगा वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 को आप लोग देख रहे होंगे, बोल रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो लिखा जा सकता है उस रूप को हम लोग देखेंगे कि किस रूप में हम लोग को लिखा जा सकता है। तो 140 दिया है 140, तो इसका जो भाज्य होगा इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 35 आएगा और इसको 5 से डिवाइड करने पर 7 आएगा। तो इसका भाज्य रूप होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 होगा। इस प्रकार 1 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 इंटू 5 इंटू 7 इसका अभाज्य रूप होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। बोल रहा है एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा? सम है, विषम है, या परिमेय है, या फिर जीरो है। तो हम लोग देखेंगे कि जो 6q + 5 का रूप है वो निम्न में से कौन सा संख्या है। तो 6q + 5 के रूप में जब होता है तो q एक नेचुरल नंबर होता है, q एक नेचुरल नंबर होता है जो कि जीरो q जगह पे हम लोग 0 1 2 3 पुट करके देखेंगे कि कौन सा संख्या जो है से क्या आता है। क्यू के पुट करने क्यू के स्थान पर अगर हम लोग नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो कौन सी संख्या आता है। तो 6q के जगह पे हम लोग अगर 0 + 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, और फिर ये आगे हम लोग पुट करके देखेंगे 6 इंटू 1 + 5 = 11 आ रहा है। फिर एक और हम लोग पुट करके देखेंगे 6 इंटू 2 पुट करेंगे तो +5 = 17 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जब q के स्थान पर एक नेचुरल नंबर जब पुट कर रहे हैं तो हम लोग को विषम संख्या मिल रहा है। तो इसलिए जो एक 6q + 5 जो है एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो 2 का जो उत्तर होगा वो सही उत्तर बी होगा। अब हम लोग 3 को देखेंगे। 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है? तो 5 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या के साथ अगर वो आ जाता है, जुड़ जाता है, तो वो जो पूरा संख्या है वो अपरिमेय हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर होगा वो सी होगा, एक अपरिमेय संख्या है। दो लोग प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो हम लोग थ्योरम जो है प्रमेय 1.1 यूक्लिड के विभाजन में हम लोग देखे थे कि जो a होता है b इंटू q + r। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर होगा वो b होगा। अब हम लोग आगे प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। बोल रहा है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इसका द्विघात बहुपद निकालना है तो हम लोग देखेंगे। तो योगफल जो है वो दिया हुआ है 3, और हम लोग को पता है कि योगफल इक्वल होता है अल्फा + बीटा = 3।
और गुणनफल जो है वो दिया हुआ है -2, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल -2। तो एक इक्वेशन हम लोग को पता है कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, सॉरी यहाँ ये एक्स होगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी होता है। तो सी के जगह हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो इस प्रकार से जो इसका ई हो जाएगा इक्वल 0 होता है। तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 3x और प्लस यहाँ पे -2 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से जो हमको द्विघाती समीकरण जो मिला वो है, द्विघाती बहुपद जो मिला वो है हमें x स्क्वायर -3x -2 इज इक्वल 0। तो जो 5 का सही उत्तर होगा वो सी होगा, x स्क्वायर -3x -2। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए एक ग्राफ, एक आकृति दिया है। तो बहुपद में शून्यकों की जो संख्या है कितनी है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें शून्यकों की संख्या जो है इस ग्राफ आकृति में कितना है। आप ग्राफ आकृति को अच्छा तरीके से देख लें। तो px अगर बोल रहा है तो हम लोग x अक्ष को देखेंगे। जो x अक्ष है तो x अक्ष को जितनी बार वो प्रतिच्छेद करेगी यानी इंटरसेक्ट करेगी वो उतना ही उसका जो है शून्यकों की संख्या होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 3 बार जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें जो ये ग्राफ जो दिया हुआ है आपका प्रश्न में, ऐसे है। तो इसमें देख रहे हैं एक बार यहाँ कट किया, यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया। तो x अक्ष को जितनी बार कट कर रहा है उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो 3 बार इसमें कट कर रहा है तो जो शून्यकों की संख्या होगी वो 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में बोल रहा है 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा। माने 4u स्क्वायर प्लस 8u का जो शून्यक क्या होगा उसे हम लोग को बताना है। तो देखेंगे इसका जो शून्यक क्या होगा। प्रश्न में दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसमें हम लोग 4u को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो 4u प्लस 2 इक्वल हो जाएगा आपका 0। तो इसमें 4u इज इक्वल एक 0 हो जाएगा और दूसरा 4 प्लस 2 इज इक्वल 0 होगा। तो इस प्रकार से जो इसका शून्यकों का जो शून्यक होगा, एक u इज इक्वल 0 आ जाएगा और दूसरा ये u इक्वल -2 आ जाएगा। तो ये इसका जो शून्यक होगा वो एक 0 होगा और एक -2 होगा। तो इसमें देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए में जो है सिर्फ 0 दिया है और ऑप्शन सी में जो है वो -2 दिया है। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर होगा वो डी होगा, ए तथा सी दोनों। अब हम लोग 8 को देखेंगे। बोल रहा है रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0 है तथा और एक और ये समीकरण दिया हुआ है जिसमें बोला है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 है। और इसमें दिया हुआ है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। इसमें से सही कथन हमको चुनना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि जब 2 बराबर हो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 तो जो होता है वो रेखाएं जो होता है वो प्रतिच्छेद रेखा हो जाता है और जिसका एक ही हल होता है, एक ही अद्वितीय हल होता है। तो इसमें 2 बराबर होगा। अगर 2 बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो जो होता है वो कोई हल नहीं होता है, माने उसका कोई हल नहीं होता और जो रेखाएं जो होती है वो समांतर होती है।
और अगर तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तो ये समपाती हो जाती है रेखाएं और इसका अपरिमित रूप से कई हल होते हैं, यानी अनेक हल होते हैं। दो बराबर हो तो अद्वितीय हल होता है, और अगर दो बराबर एक तीसरा जो हो माने अनइक्वल हो, यानी बराबर नहीं हो, तो कोई हल नहीं होता है। और जब तीनों बराबर हो तो अपरिमित रूप से कई हल होता है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, नंबर 5 का सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, अनेक हल होगा, माने अपरिमित रूप से कई हल है, यानी अनेक हल है। अब हम लोग 8 देखें। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। जैसा कि 9 में आप लोग देख रहे हैं, बोला है समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 है, तो और 3x - y + 12 = 0 के रूप में 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी। तो निरूपित रेखाएं को हम लोग बताना है। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0। तो हम लोग देखेंगे कि जो ये रेखाएं हैं वो क्या होगी। इक्वेशन 1 से हम लोग A1, B1, C1 का मान निकालेंगे, और इक्वेशन 2 से A2, B2 और C2 का मान निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम लोग को जो दिया हुआ है, A हो जाएगा 6, A1 और B1 हो जाएगा आपका -2 और C1 हो जाएगा 9। और फिर इक्वेशन 2 से A2 हो जाएगा आपका 3, B2 हो जाएगा -1 और C2 हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन में भी हम लोग देखें कि जो दिया हुआ था A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो इसमें हम लोग पुट करके देखेंगे कि कौन बराबर हो रहा है और कौन जो है से बराबर नहीं हो, इक्वल नहीं हो रहा है। तो देखेंगे कि A1 है 6 और A2 है 3, इक्वल हो जाएगा -2 B1 और B2 हो जाएगा -1 और इक्वल हो जाएगा C1 9 और 12। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड होने लायक है। तो इसको यहाँ से 2 टाइम में कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये है सो 3 टाइम में या 4 टाइम में। तो आ जाएगा आपका 2/1 = 3/4। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला 2 है वो बराबर है, लेकिन थर्ड वाला जो है वो बराबर नहीं है, अनइक्वल हो गया। तो इस प्रकार से जो है रेखाएं जो है वो समांतर हो गई। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, समांतर है। अब हम लोग 10 को देखेंगे। समीकरण युग्म x + y = 6 और एक और जो युग्म दिया हुआ है वो दिया है x - y = 2। तो इसका हल क्या होगा, इसको हम लोग देखेंगे। नंबर 10 को हम लोग देख रहे हैं। 10 को में देखेंगे, दिया हुआ दो समीकरण युग्म दिया हुआ है, x - y = 6 और एक और दिया हुआ है x - y = 2। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2x बचेगा, 2x = हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। तो x का जो वैल्यू निकला वो 4 निकला। अब हम लोग इक्वेशन 1 में अगर हम लोग x का मान पुट करते हैं तो एक हम लोग का x निकल गया 4 और हम लोग x + y = 6 है। तो इसमें हम लोग 4 को x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो y = हो जाएगा 6 और y = फिर आ जाएगा 6 - 4 जो कि y = हो जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार से जो इसका हल निकलेगा वो 2 है और एक 4 है। x = 4 और y x = 4 और y = जो है वो 2 आया।
ये दो इसका हल होगा, देख सकते हैं आप लोग। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो x इज इक्वल 4 और y इज इक्वल 2 होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन है इसे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसको ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन जो दिया हुआ है उसे हम लोग हल करेंगे और इसमें जो द्विघात समीकरण होगा उसको कौन सा द्विघात समीकरण है वो उस ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो द्विघात समीकरण है, उसे सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं। और जो ऑप्शन जो है ए है, बी है या डी है वो द्विघात समीकरण नहीं आएगा, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो दिया हुआ है x+1 का स्क्वायर इक्वल 2x - 3, ये दिया हुआ है आपका। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका आ जाएगा x² - 2x प्लस 2x + 1 इक्वल 2x - 6। तो ये आ जाएगा x², ये से कैंसिल हो जाएगा और x² इधर आ जाएगा +7 इक्वल 0। तो इस प्रकार से ये जो हो जाएगा आपका ये द्विघात जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। और आपका जो प्रश्न नंबर 11 का जो सही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सी ही एक है जो द्विघात समीकरण आ रहा है, बाकी अन्य जो ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प जो दिया हुआ है वो द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग 12th को देखेंगे। बोला द्विघात समीकरण, प्रश्न नंबर 12th को देखेंगे। बोला द्विघात समीकरण x² + x - 1 इज इक्वल 0 है, तो मूलों की जो प्रवृत्ति होगी क्या होगी, वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा असमान है, या वास्तविक तथा समान है, या समान है, या फिर क्या है इसमें देखेंगे हम लोग, जो उसे हम लोग देखेंगे। तो इक्वेशन जो दिया हुआ है x² + x - 1 इक्वल 0 दिया हुआ है, तो a यहाँ पे 1 हो जाएगा, b आपका 1 हो जाएगा और c जो है वो -1 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो होता है b², मूलों की प्रवृत्ति d इज इक्वल b² - 4ac होता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू को। तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -4 × 1 × -1। तो इस प्रकार से 1 माइनस जो +4 आ जाएगा और e आ जाएगा आपका इक्वल 5 के। तो d जो है वो ग्रेटर देन 0 से है, d जो है ग्रेटर देन 0 है। तो जो मूलों की प्रवृत्ति होगी वो दो भिन्न तथा वास्तविक होगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें से वो सही जो उत्तर होगा उसे हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है से सही है। तो जो ऑप्शन ये है वो सही होगा, वास्तविक होगा, लेकिन जो है से दो भिन्न भिन्न मूल आएगा, माने असमान मूल आएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। बोल रहा है कि ax² + bx + c इज इक्वल 0 है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो इसका जो दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे उसको क्या होगा, तभी हम लोग प्रीवियस प्रश्न नंबर जो 12 में हम लोग देखें कि जो b² - 4ac होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर होगा वो c होगा, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो ही दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। बोल रहा है कि द्विघात समीकरण x² - x + 3 इक्वल 0 है, तो इसका विविधकर क्या होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो हम लोग को विविधकर निकालना है, डी फाइंड करना है। तो देखेंगे हम लोग डी क्या होगा। समीकरण दिया हुआ है x² + x - 1, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है x², इक्वेशन जो दिया हुआ है वो x² - x + 3 दिया हुआ है इज इक्वल 0। तो यहाँ पे ये जो है 1 हो जाएगा, b आपका जो है वो -1 हो जाएगा और जो c है वो आपका 3 होगा। तो हम लोग d इज इक्वल जानते हैं कि b² - 4ac होता है। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे, d के बराबर हो जाएगा आपका
बी का क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 हो जाएगा 1 इंटू 3। तो इस प्रकार से देखेंगे 1 - 12 हो जाएगा। जो डी इक्वल आएगा वो 11 आएगा, -11 आ जाएगा। तो डी इज इक्वल आपका आया वो -11 आया, यानी जो इसका विवितकर होगा, विवितकर का जो मूल होगा वो डी इज इक्वल -1 होगा। इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर होगा वो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी -11। इसका विवितकर का माने जो मान होगा वो -11 होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे, जिसमें बोल रहा है कि प्रथम ए दिया हुआ है, प्रथम पद ए दिया हुआ और सार्वअंतर डी दिया हुआ है। तो एपी का nवां पद निम्न में से क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि एपी का जो nवां पद होता है वो nवां पद बोला है, तो nवां पद जो हो जाएगा वो an इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो जो इसका nवां पद बोला है, इसलिए इसका जो ए दिया हुआ है आपका प्रथम पद और डी जो दिया हुआ है वो उसका सार्वअंतर दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि nवां पद, तो ए एन इज इक्वल हो जाएगा आपका ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर यानी सही माने ऑप्शन क्या होगा, इसका जो सही विकल्प जो है वो दिया हुआ है डी, ए एन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 के देखेंगे, जिसमें बोल रहा है एपी दिया हुआ है एगो, जिसमें बोल रहा है जिसमें दिया हुआ है एक एपी दिया हुआ है 10, 7 और 4 का तीसवां पद क्या होगा, मैंने तीसवां पद जो है सो उसको हम लोग को निकालना है। तो इसमें जो है देखेंगे हम लोग कि क्या होगा तीसवां पद। तो एपी जो दिया हुआ है, एपी जो दिया हुआ है आपका पहला पद 10 है यानी 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है। तो इस प्रकार से जो है दिया हुआ है आपका, और तीसवां पद जो है सो फाइंड करना है, ज्ञात करना है तीसवां पद। तो हम लोग जानते हैं कि 830 बोल रहा है, 830 इक्वल प्रथम पद जो है इसका दिया हुआ है 10 प्लस 30 -1 और डी निकाल लेंगे हम लोग। तो दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो डी इज इक्वल होता है, डी इक्वल मैंने दूसरा पद 7 - 10, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, तो डी इज इक्वल -3 आ गया है। तो डी हम लोग यहाँ -3 पुट कर लेंगे, तो आएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये आएगा आपका 10 - 87, और ये आ जाएगा आपका घटाने पे, आपका सब्ट्रैक्ट करने पे 77 -77। तो ये जो 30 है मैंने तीसवां जो पद होगा वो -77 यानी 77 होगा। तो जो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, -17। अब हम लोग प्रश्न नंबर 77 यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। बोल रहा है कि एक एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद जो है वो 78 होगा। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा पद इसका जो है 78। एपी दिया हुआ है, एपी इज इक्वल है आपका 3 है, 8 है, 13 है और 18 है। तो हम लोग को 78वां पद कौन सा पद जो है 78वां होगा, ये हम लोग को देखना है। 78वां पद जो है वो हम लोग को देखना होगा। तो ए एन दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल 78 दिया हुआ है। देखिए कि ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी ए एन दिया हुआ है 78, पहला पद आपका 3 दिया हुआ है, और nवां पद हम लोग को निकालना है n-1, और ये जो होगा डी होगा इसका वो
5 आ जाएगा। मैंने अगर 8 में 3 घटाएंगे, दूसरा पद में पहला को हम लोग घटाएंगे तो डी निकलता है। तो जो है ऐसे 5 अगर घटाते हैं तो जो 8 में 3 घटाते हैं तो 5 आता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे 78 में -3 करेंगे प्लस n-5 n-1 इंटू 5, तो यहाँ पे आएगा 75 इक्वल n-1 इंटू 5। और ये 5 जो है से इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैंसल आउट होके ये बचेगा 15, और इधर से एक और ये जो 1 है इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा इक्वल n। तो जो n इज इक्वल होगा वो 16 हो जाएगा। तो मैंने 16वां पद जो है वो आपका 78 होगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 17 है उसका जो सही ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, वो 16वां पद होगा। 16वां पद जो है वो 78 है। एक अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। बोल रहा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, यानी समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है। तो हम लोग को पता है कि समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। तो 18 का जो है वो सही उत्तर बी होगा, समानुपाती। अब हम लोग 19 के देखेंगे। बोलेंगे बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है 4:9 के रूप में अनुपात में है, और इन त्रिभुजों की क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इन जो इसका भुजाएं का अनुपात जो दिया हुआ है 4:9, और इसका हम लोग ये त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो हम लोग को पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इक्वल होता है भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो जो इसका भुजा दिया हुआ है उसे हम लोग वर्ग कर देंगे, तो इसका जो है सही उत्तर आ जाएगा। मतलब इसको देखते हैं हम लोग। इसको बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का अनुपात इक्वल होता है भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो भुजा जो है हम लोग को दिया हुआ है 4 और 9 का, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 81। तो इस प्रकार से जो दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं के जो अनुपात दिया हुआ है उस त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो 16/81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 16/81 जो सही उत्तर होगा। अब हम लोग 20 को देखेंगे। एक ट्रायंगल दिया हुआ है त्रिभुज ABC, और उसमें AB जो भुजा है वो 6√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कौन B जो है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा ये हम इसमें पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिससे हम लोग को समझने में आसानी हो जाएगा। जो दिया हुआ है ABC, AB जो दिया हुआ है वो 6√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC जो है सो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें जो है वो AC यानी कर्ण के बराबर जो है ये दो भुजा है, मैंने AB और BC को अगर हम लोग AC के बराबर हम लोग दिखा देंगे तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो B है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो AC का स्क्वायर इक्वल होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो इसमें AC जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 6। AB का जो मान है उसको हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस BC 6 का स्क्वायर। इस प्रकार से 144 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा आपका ये यहाँ पे स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा आपका 66 इंटू 3 स्क्वायर से जो है रूट हट जाएगा और प्लस 36, तो ये आ जाएगा आपका 144 इक्वल 144। तो जो
जब ये दोनों बराबर है, ये देख लीजिए इस ट्रायंगल को, ये दोनों भुजाएं यदि बराबर है और कर्ण कर्ण के बराबर है तो जो यहाँ पे जो कोण होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी समकोण ट्रायंगल बनेगा। तो इस प्रकार से जो 20 का सही उत्तर होगा वो डी होगा। सही मैंने ऑप्शन जो है वो डी होगा। 90 डिग्री का जो है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग 20 तक देखें और जो नेक्स्ट का आगे को जो है प्रश्न 21 से वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।